रॉक एवल पायरोलिसिस नहीं होगा गाइस। रॉक एवल पायरोलिसिस नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। ग्रेकिंग टेस्ट भी हमें करना होता है। रेजिड्यू मतलब जो बाद में बच जाए, एश टाइप का। ग्रे किंग भी हमें करना होता है, स्वेलिंग नंबर भी करना होता है, गिजलर प्लास्टोमेट्रिक टेस्ट भी करना होता है। ये तीनों कोक से कोल बनाते समय एज अ बेंचमार्क पैरामीटर यूज होते हैं, लेकिन रॉक केवल पायरोलिसिस नहीं यूज होता। ये ध्यान रखनी है चीजें, ये नई एडिशन है। जो नया एडिशन है ना, उसको संभल के डाइजेस्ट करना चाहिए, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। ये सब दिखाया भी हुआ कि S1 पीक किसकी है, हाइड्रोकार्बन की। S2 किसकी है, कैरोजन की। S3 किसकी है, CO2 की। S4 किसकी है, रेजिड्यूज की। ठीक है ना। S4 जो है रेजिड्यू ऑफ कार्बन। ये सब दिखाया हुआ है, रेकेबल रॉकेबल पायरोलिसिस का ही ये डायग्राम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में कुछ ऐसा था नहीं वैसे। ठीक है। लेकिन एक वर्ड जो यहाँ लिखा, कैंडिक सब सरफेस, तो लोगों को कंफ्यूजन हो गया कैंडिक वर्ड से। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 46 है ना, तो लोगों को कैंडिक से कंफ्यूजन हो गया। ठीक है। तो कैंडिक से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, आपको सब सरफेस होराइजन पे ही फोकस करना था। आपकी बुकलेट में लिखा भी हुआ है सब सरफेस होराइजन। क्वेश्चन को देखते हैं, इसको 46 को। यहाँ पे कैंडिक ने थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज क्रिएट किया। क्वेश्चन नंबर 46 व्हेन वी से, क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फीचर ऑफ कैंडिक सब सरफेस सॉइल होराइजन। अब देखो, कैंडिक वर्ड को अगर मैं हटा भी दूं, तो सब सरफेस सॉइल होराइजन की हमें बात करनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। और जब आप सॉइल पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप लोगों ने सॉइल पढ़ा होगा, अगर आपको ठीक से याद आ रहा है, तो जो सब सॉइल कहते हैं वो बी होराइजन को आपने कहा सब सॉइल। ठीक है। बी होराइजन को आपने सब सॉइल कहा। तो बी होराइजन को ही यहाँ पे टारगेट करना था ना, जो बी होराइजन की प्रॉपर्टी है वही आपको टारगेट करनी थी। लोग क्या है, कैंडिक सब सरफेस सॉइल कहने से जो है खफा हो गए उसमें, कि भाई ये कैंडिक वर्ड तो हमने कभी पढ़ा नहीं। अरे भैया आगे का भी तो देख लो, कि सब सरफेस सॉइल की बात कर रहा है, वहां तक आप पहुंच नहीं रहे ना, आप उसको टारगेट कर रहे हैं। आप ऊपर वाले को निहारे जा रहे हैं कि यार ऊपर वाला तो आया नहीं, ऊपर वाला तो आया नहीं। तो जब आपको इसमें पढ़ाया गया था, जब होराइजन पढ़ाए थे आपको, तो जो बी होराइजन था, वहां पे पहली लाइन आपकी बुकलेट में लिखी हुई है, आप खोल के देखेंगे स्वाइल के पेज पे पहली लाइन है ये बुकलेट की, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन और जोन ऑफ इल्यूविएशन। तो एक बात बताओ, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन और जोन ऑफ एल्यूविएशन सब स्वाइल भी कहा जाता है, और ये किसकी रिपोजिटरी होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल की, सॉल्युबल मिनरल्स की। ठीक है ना। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि लो एक्टिविटी, ठीक है, क्ले की। ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो एक्यूमुलेट विच हैव कम फ्रॉम द अपर लेयर बाय लीचिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। दो दिस इज द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, इट इज नॉट प्रोडक्टिव एज ए होराइजन ऑफ द सॉइल, उतना प्रोडक्टिव ये नहीं होता। तो जैसे ही ये वर्डिंग वहां पे आपको दिखी, आपको तो तुरंत कैच करना चाहिए था कि ऊपर से जो क्ले आ रही है आपको, लो एक्टिविटी क्ले है, क्योंकि उतनी ये प्रोडक्टिव है नहीं, तो वही एक्यूमुलेट होगी। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो गई थी, जैसे ही सब सरफेस बोला, बी होराइजन बोला, तो मैंने खट्ट से आंसर को पकड़ लिया कि भैया ये तो चॉइस नंबर 2 होगा इसका आंसर, कि एक्यूमुलेशन ऑफ लो एक्टिविटी क्लेज। ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फीचर ऑफ कैंडिक सब सरफेस सॉइल होराइजन। अब देखते हैं जरा इसको, देखो क्या डिटेलिंग हमने यहाँ पे आपको मेंशन करी है। तो बी होराइजन की ये चर्चा हो रही है, इसमें OAE BCR 5 मास्टर होराइजन है। बी होराइजन सबसॉइल, B horizon is commonly referred to as subsoil and consists of mineral layers which are significantly altered by pedogenesis, formation of soil. Mostly with the formation of iron oxide and clay mineral, it is usually brownish or reddish due to the iron oxide, which increase the chroma of the subsoil or degree that it can be distinguished from the other horizon. The weathering may be biologically mediated. In addition, the B horizon is defined having a distinctly different structure or consistently that horizons above the horizons below. The B horizon can also accumulate mineral and organic matter that are migrating downward from A to E horizon. ठीक है, ये ध्यान रखना है। So this layer is also known as illuviated horizon. तो इसीलिए इसको illuviated horizon भी कहते हैं।
एज ए होराइजन द बी होराइजन में बी डिवाइडेड इनटू B1 B2 B3, इसके टाइप है। अंडर द ऑस्ट्रेलियन सिस्टम B1 is a transition horizon to opposite nature as A3 dominate the property of the B horizon below it, but containing some of the A horizon characteristic। B2 horizon क्या है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्ले। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कैंडिक पूछा है ना, कैंडिक जो पूछा है वर्ड आपसे, कैंडिक सबसॉइल। तो ये जो B2 होता है, क्योंकि बी में भी टाइप होते हैं ना, ये पॉइंट आपसे यहाँ पूछा गया है। B2 horizon है हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्ले minerals or oxides, and B3 horizon are transition between overlying B layer and the material beneath it। तो ये B2 को टारगेट किया गया वहां पे स्पेसिफिकली। तो ये भी थोड़ा सा डीप बट कैन बी जज टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आप इसको कर सकते थे इजीली, मतलब इट इज डूएबल। इट इज ऐसा नहीं कि नॉन डूएबल है, मतलब B2 को टारगेट किया गया था। मेन एक ही लाइन है, B2 होराइजन है हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्ले मिनरल्स और ऑक्साइड्स। तो वो जो क्ले मिनरल वाला पॉइंट आपका कॉन्साइड किया, और आपको ये पता है कि एक्यूमुलेशन का होराइजन है, लो एक्टिविटी क्ले है, तो ये फिर जज हो सकता था। सो दिस कुड बी वन ऑफ द जजमेंटल पॉइंट हियर, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज एक्यूमुलेशन ऑफ लो एक्टिविटी क्ले। सबको क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? जल्दी बताओ भाई। एक्यूमुलेशन ऑफ लो एक्टिविटी क्लेस। कोई डाउट किसी को इसमें? मेरा काम है आपका ज्ञान जो है प्रकाश फैलाना दिमाग में, कि क्यों हमने ऑप्शन को 2 चूज किया। हमारे पास दिमाग, हमें अप्रोच कैसे करना चाहिए था। मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मैं पेपर में क्या सोच रहा होता। नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर नहीं जाएगा, आयरन एल्युमिनियम के ऑक्साइड जा सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर नहीं जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट ये जाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स, ऑर्गेनिक मैटर नहीं जाएगा एक्यूमुलेट होने के लिए वहां नीचे। हाँ, अगर खाली आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड लिख देता तब हम मान सकते थे, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर भी साथ में ऐड कर दिया ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते आप कि कुछ भी लिख दिया, ठीक है, और आपने कुछ भी कह दिया, वो नहीं कह सकते आप। वो इज, मतलब वो कहना इज नॉट राइट। इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है, आपने अगर ध्यान दिया, हार्ड पेन, ठीक है। हार्ड पेन क्या होता है? किस तरह की सॉइल होती है हार्ड पेन? हार्ड पेन जो है, जो आपकी एग्रीकल्चर और गार्डनिंग के लिए यूज होती है ना, उस सॉइल को हम हार्ड पेन कहते हैं। डेंस लेयर ऑफ सॉइल होगी यूजुअली फाउंडेड बिलो द अपर मोस्ट टॉप सॉइल लेयर, ठीक है। तो हार्ड पेन भी अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हार्ड पेन क्या है ना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 47 पे फटाफट। 47 क्वेश्चन तो पॉकेट में पड़ा हुआ है। ये डायरेक्टली आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से लिया गया है, ठीक है। यू कैन विजुअलाइज इट। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में एक डायग्राम लगा हुआ है, जहां पे यही लिखा हुआ है कि जो आपकी लो एनर्जी रेडिएशंस होती हैं दे आर नॉन आयनाइजिंग, जो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं दे आर आयनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस। तो आप तो सीक्वेंस लिख देंगे, जो मैंने भी आपको पढ़ाया है और लोगों ने भी पढ़ाया होगा, ठीक है। गौरव की एक्सयूवी इंपॉर्टेंट देन मारुति, है ना। तो ये मैंने पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया था आपको? जी फॉर गामा सबसे ऊपर, फिर एक्स यू वी, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, देन वी हैव विजिबल, ठीक है। एक्स रेज हो गई, फिर अल्ट्रावायलेट आ जाएगी, और फिर आएगी विजिबल, ठीक है। ये हो गई गौरव की एक्स यू वी। इम्पोर्टेंट को काट दो, देन मारुति, ठीक है। मारुति, तो इंफ्रारेड आईआर आ गया, माइक्रोवेव्स, और आर फॉर रेडियो वेव्स। तो जब आप ऐसे जाते हैं तो आपकी वेवलेंथ बढ़ती है, जब आप ऐसे जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ती है। तो जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो आयनाइजिंग रेडिएशन है। तो जब आप बात करते हो गामा रेज की,
जब आप बात करते हो एक्स रेज की, अल्ट्रावायलेट रेज की, दे आर आयनाइजिंग, दे कैन डैमेज योर प्रोटीन एंड डीएनए, आयंस ये पैदा कर सकते हैं। तो इसके अंदर आयनाइजिंग कौन कौन सी है? आयनाइजिंग हो गई आपकी गामा, गामा आपकी आयनाइजिंग है, आपकी जो है एक्सरे आयनाइजिंग है, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है ना। गामा आयनाइजिंग है, एक्सरे आयनाइजिंग है। फिर आपकी अल्ट्रावायलेट यूवी भी आयनाइजिंग है, आपको अगर याद हो, क्योंकि ये म्यूटेशन कॉज करती है। तो हाई एनर्जी वाले जितनी भी होती हैं वो आयनाइजिंग होती है। तो पूछ रहा है नॉन आयनाइजिंग, डू नॉट फॉल, एक ही बचा माइक्रोवेव। करेक्ट आंसर इज माइक्रोवेव। खत्म हो गई स्टोरी। बताओ जी, क्लियर है कि नहीं? ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, इसको तो आप नहीं कह सकते। क्लियर है? देखो मेंशन भी करा है नीचे कि क्यों आयनाइजिंग कौन सी होती है, जो हाई एनर्जी वाली होती है। लॉजिक पकड़ना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन होगा आपको। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ, जितनी भी आपकी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स है सारे आयनाइजिंग है, consisting of subatomic particles or the electromagnetic waves that have sufficient energy to ionize the atom or molecule by detaching the electron from them. Some particle can travel up to 99% of the speed of light, and the electromagnetic waves are one of the high energy portion of the electromagnetic spectrum. देखो मेंशन भी किया है, gamma rays, X rays, and the higher energy UV part of the electromagnetic spectrum are ionizing radiation. और जो लोअर एनर्जी वाले हैं नीचे वाले, whereas the lower energy UV visible light, nearly all of the laser light, IR, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स आर नॉन आयनाइजिंग। बस ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे मेनली लिखने थे। हमने तो इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि कितनी कितनी एनर्जी होती है। किसने कह दिया गामा आयनाइज नहीं करता? कौन कह रहा है आपसे? गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा है, गामा तो सबसे ज्यादा आयनाइज करता है। गामा पार्टिकल और गामा रेडिएशन में बहुत फर्क है। ये गामा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाली हैं। जो गामा पार्टिकल आप रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हो वो अलग है, वो जीरो गामा जीरो है, वो एक पार्टिकल है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, ये लिखा है यहाँ पे, देखो लिख दिया उसने, ये गामा रेज है, वो गामा पार्टिकल होता है, फर्क समझो। ठीक है, अगर इतना ही आसान देगा तो फिर बात ही क्या है। आपकी थोड़ी थोड़ी गलतियों का तो वो लाभ उठाएगा। हाँ, कॉस्मिक सबसे ऊपर होता है। आपकी छोटी छोटी केयरलेसनेस, कैजुअलिटी जिसे आप कहते हो ना, कि बहुत सिली मिस्टेक्स, उनका एग्जामिनर फायदा उठाता है। तो ये डायग्राम भी आपको देखो अच्छे से लिख के लगाया है हम लोगों ने, कि जो आयनाइजिंग है, आयनाइजिंग में आप हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पे। आयनाइजिंग में देखो आप, गामा आ गया, एक्सरेज, यूवी, ठीक है ना। तो ये कुछ पार्ट आ जाएंगे इसके। और माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये तो आपकी नॉन आयनाइजिंग में आएंगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका माइक्रोवेव हो जाएगा। मैंने एनर्जी के हिसाब से भी बता दिया आपको। तो ये तो सब मार्क्स बढ़ाने वाले क्वेश्चन है, इनको जो गलत करे बच्चा फिर तो उसको तो गड़बड़ है मामला। ये क्वेश्चन गलत करने के नहीं है बॉस, ये तो स्कोरिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका स्कोर बढ़ाते हैं एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना भाई। अच्छा, पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, वो लिख के देगा ना कि ड्यूल नेचर है। ठीक है, ऐसे कैसे कि आप गामा पार्टिकल को गामा रेस के इक्वल कर दोगे? ये कोई घर का राज थोड़े चल रहा है भाई कॉमन। वो लिख के देगा आपको कि ड्यूल नेचर है पार्टिकल का, और इस तरह का पार्टिकल है। तब आप ये कमिटमेंट कर सकते हो कि हाँ ऐसे बिहेव करेगा। समझ में आ रही है कोमल शर्मा को? आपके घर के रूल्स नहीं चलेंगे भाई वहां पे। अरे क्लियर है कि नहीं है? हाँ, वो बताएगा आपको कि ड्यूल नेचर है इस पार्टिकल का, ऐसा पार्टिकल है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। ले, ये भी क्वेश्चन जो है एक तरह से रिपीट हुआ है। आपके असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है टर्नओवर नंबर का। ठीक है, आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है टर्नओवर नंबर का और डिफरेंट वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट का। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन भी जो है आपका ना, बहुत इजीली आप इसको टैकल कर सकते थे। ठीक है, पहले मैं ये नहीं पढ़ रहा, मैं इसकी थ्योरी को पढ़ता हूँ नीचे। ठीक है, मैं इसकी थ्योरी को पहले पढ़ाता हूँ आप लोगों को, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल से लिया गया आपकी बुकलेट में से। ठीक है, इसमें कहता है द टोटल स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, जो ऑर्गेनिक कार्बन है आपका, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि जो ऑयल सफोला, ठीक है, तो हमने आपको बताया था जब हम पढ़ा रहे थे कि जो
सिंक होते हैं आपके कार्बन के, तो सबसे बड़ा सिंक तो ओशियन है, उसके बाद सॉइल है, और नंबर 3 पे फॉरेस्ट है। बताया था ना, ऑयल सफोला। नंबर 1 ओशियन है स्टोरेज में, नंबर 2 सॉइल है, नंबर 3 फॉरेस्ट है। ये आपका कार्बन जो है, जो स्टोर होता है। ये बात तो क्लियर है, इस पे सब एग्री करेंगे? तो आपकी बुकलेट में मेंशन है कि नहीं? भाई इस पे एग्री है कि नहीं है? ठीक है, ये तो आपकी बुकलेट में भी मेंशन है कि ओशियन इज द बिगेस्ट सिंक्स ऑफ कार्बन एंड फॉलोड बाय सॉइल फॉलोड बाय फॉरेस्ट। ठीक है, हाँ ऑयल सफोला ये पढ़ाया भी था आपको। उसके बाद इसमें क्या देखो, नीचे क्या मेंशन किया गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको शायद तवज्जो देनी चाहिए जिस चीज पे। टोटल स्टोरेज ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो देखो यही बात कह दी ना कि सबसे ज्यादा तो सॉइल में आपका ऑर्गेनिक कार्बन ही है, तो ये सॉइल वाला पार्ट आपका सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। वही ये कहा है कि 50% तो मेरा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन की फॉर्म में है टोटल स्टोरेज का। फिर उसके बाद अमाउंटेड कितना है, अमाउंट है इसका 393.50 इंटू 10⁹ टन। तो इमेजिन करो कितना ज्यादा है ये, पूरे अर्थ सरफेस के लिए अगर मैं निकालूंगा बहुत ज्यादा है। अब इसमें भी अगर मैं डिवाइड करूं कि कौन कौन कितना कितना है, जब आप किसी जंगल में जाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा तो वेजिटेशन कवर ही होगा। तो उसमें वेजिटेशन का पार्ट करीबन करीबन होता है 58%, सॉइल का पार्ट होता है 41। ये साइंटिफिक डाटा है। और लिटर जो आपका अबव सॉइल लिटर है, बिलो सॉइल लिटर है, वो 1% है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो 50% ऑफ द टोटल स्टोरेज वाज कंट्रीब्यूटेड बाय ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड रेन फॉरेस्ट। 50% ट्रॉपिकल मॉइस्ट और रेन फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ऊपर जो लिखा है क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको खुद ही पता चल जाएगा। कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। ये ऑर्गेनिक कार्बन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, तो भाई वेजिटेशन जो होगी, जो पेड़ होंगे, उसमें लकड़ी सबसे ज्यादा होगी ना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो क्या लकड़ी है, तो वेजिटेशन कितना है 58% है, तो सो वुड अकाउंट फॉर 58। उसके बाद दूसरा नंबर कितना है, सॉइल में कितना आता है 41, क्योंकि सॉइल में 41 आ गया, है ना। और तीसरा आ जाएगा आपका लीफ एंड लीफ लिटर। तो थर्ड में लीफ एंड देन लीफ लिटर 1%। तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। इसमें तो सिंपल ये पूछा था कि वुड पार्ट में सबसे ज्यादा कार्बन होता है कि नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, वुडी पार्ट में ही होगा, जो पेड़ लगा होगा उसमें आपका 58% जो है वो वेजिटेशन कवर में जाएगा। तो वुड में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन आपको मिलेगा, फॉलोड बाय सॉइल, फॉलोड बाय लीफ, और लास्ट में आपका लिटर जो खराब हो गया। आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। आप पूछो पूछो, बट सर जो भी पूछना है पूछो। बताओ बताओ, पूछो पूछो। इफ एंड बट जो भी है वो निकाल लो यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम है अपने पास, 5 दिन है, उसमें इफ बट जो भी जिसके भी है निकाल लो। अरे भैया वो फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैंने खाली कार्बन स्टोरेज की बात थोड़ी करी है। उसने क्या कहा है कि ऑर्गेनिक कार्बन है। ठीक है, मैंने ये तो नहीं कहा कि फॉरेस्ट में सबसे कम स्टोर होता है। ठीक है, मैंने ये कहा कि सॉइल आपकी सेकंड नंबर पे है, फॉरेस्ट आपका थर्ड नंबर पे ओवरऑल। लेकिन फॉरेस्ट के अंदर भी तो पेड़ के पार्ट है ना। ठीक है, उसमें भी जो ऑर्गेनिक पार्ट है वुड, उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है 58%, सॉइल के अंदर 41 और लीफ लिटर के अंदर 1%। क्लियर है? ये ऑर्डर फाइनली आपको याद रखना है, वो तो स्टोरेज के लिए था। ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि वुड में 58% होता है कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, है ना। किसके लिए? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए। ये स्पेसिफिकली बात हो रही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए। ठीक है ना। क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट पुअर होती है, उसमें लीच कर जाता है सब कुछ, तो इसलिए जो सॉइल का पार्ट है वो कम हुआ। जी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए पूछ रहा है ये ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा उसमें वुडी पार्ट में रहेगा ऑर्गेनिक कार्बन, फॉलोड बाय सॉइल, फॉलोड बाय लीफ लिटर। तो इसीलिए आपका नंबर 1 तो आ जाएगा वुड, नंबर 2 आ जाएगा सॉइल। तो नंबर 1 जो है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वो सबसे ज्यादा वुड में था, तो वुड में था तो क्या हो गया, डी सबसे ज्यादा होगा, वुड है।
उसके बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सॉइल है। फिर आपका लीफ आ जाएगा, ए है। और लास्ट में लिटर आ जाएगा, लिटर में सबसे कम होता है। ठीक है। हाँ, तो आंसर आपका आ जाएगा सेकंड। ये सब सोचने वाली चीजें हैं, आपको सोचनी है ये कि क्यों पूछ रहा है। अगर ऐसे ही पूछेगा तो हो गया काम, फिर तो बना लिया पेपर उसने। अगर सब कुछ इतना आसान पूछेगा, दिमाग ही नहीं लगवाएगा, तो फिर तो हो लिया। अरे भैया, इसमें ये नहीं पूछा है कि मैक्सिमम लिटर है, आप समझ ही नहीं रहे। उसने पूछा है कि ऑर्गेनिक कार्बन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस में सबसे ज्यादा होता है, तो वुड के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन स्टोरेज होती है वहां। हाँ जी, विद इन द फॉरेस्ट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। वुड में सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद जो बची कुची होगी वो सॉइल के अंदर होगी ऑर्गेनिक कार्बन, फिर लीफ में होगी, और फिर होगी लिटर में, क्योंकि लिटर तो डिकम्पोज हो जाता है। हाँ, अगर रेन फॉरेस्ट नहीं बोलेगा तब अलग कहानी है। अगर रेन फॉरेस्ट नहीं बोलेगा तो सॉइल आगे आ जाएगा। रेन फॉरेस्ट के लिए इशू है। ठीक है। ऑल एरिया का पूछेगा ही नहीं भैया, जहां का डाटा होता है ना एस्टिमेटेड, वही पूछते हैं। ऑल एरिया का नहीं पूछेगा, जहां का डाटा होता है एस्टिमेटेड वही पूछते हैं। उनको भी पता है जिस चीज का डाटा अवेलेबल है साइंटिफिकली। पूछेगा ही नहीं इन जनरल, क्योंकि पर्टिकुलर हर फॉरेस्ट में वेरी करता है। इन जनरल कैसे पूछ लेगा? इन जनरल कैसे पूछ लेगा जब हर फॉरेस्ट में वेरी करता है तो? यस, यही तो लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उनका जो है थिन होता है। ठीक है ना। उनकी थिनर लेयर होती है, सब कुछ लीच कर जाता है। सो लेस ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा। नहीं 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 नहीं, वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल मत जाओ, आप यहीं रहो। ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है। आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में ध्यान रखो, वुड 58% रहता है, वुड में कार्बन जो है ऑर्गेनिक। और सॉइल उसके बाद आता है, लीफ, और उसके बाद लिटर। क्लियर है? जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ भाई, जल्दी बता दो भाई। अभी क्लियर है कि नहीं है सबको? चलो आगे चलो, 49th क्वेश्चन में चलो। 49 क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी बुकलेट से आया है, फ्रॉम द सेक्शन हाइड्रोलॉजी। ये भी स्कोरिंग क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था, इससे पहले भी आ चुका है। इसको भी इजीली आप डील कर सकते हो, पढ़ते के साथ ही आपको आंसर पता चल जाता है इस क्वेश्चन में। देख लो क्या कह रहा है 49 में। 49 क्वेश्चन में कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्वीफर दैट इज मेजर्ड ऑफ इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट द वाटर। पहली लाइन को अलग मैंने कलर किया है इसीलिए, कि एबिलिटी टू ट्रांसमिट द वाटर। और दूसरी लाइन को अलग कलर से कर रहा हूं, क्योंकि यहीं से इसका आंसर निकलेगा। अंडर अ स्लोपिंग पीजोमेट्रिक सरफेस, मतलब किसी पीजोमेट्रिक स्लोपिंग सरफेस के, तो बस कुछ नहीं करना था मुझे। ठीक है। मुझे पहले यहां पे लिखना था डार्सी लॉ, क्यू इज इक्वल टू के ए डी एच बाई डी एल। और अगर किसी को याद आ रहा हो तो, ठीक है, तो ये जो डी एच बाई डी एल होता था, मैंने जब पढ़ाया था मैंने तब भी बताया था कि ये क्या है, ये स्लोप भी होता है उस एरिया का। ठीक है ना। ये इसको आप क्या कहते हो? ग्रेडियंट। ठीक है ना। तो ड्रॉप इन ग्रेडियंट। ठीक है। हाँ, टेन थीटा भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं। अब लाइन को दोबारा पढ़ो। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्वीफर दैट इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट द वाटर। मेजर क्या है एबिलिटी टू ट्रांसमिट द वाटर का? ठीक है, अंडर अ स्लोपिंग पीजोमेट्रिक सरफेस। तो यहां पे सबको क्लियर है, इस फार्मूले के अंदर ऐसा एक ही पैरामीटर होता है के, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी।
बस क्वेश्चन यहां खत्म, क्योंकि इसने लिख दिया अंडर अ स्लोपिंग पीजोमेट्रिक सरफेस। ठीक है, तो बस मैंने चूज कर लिया हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। क्या समस्या थी इसके अंदर, बताओ? प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्विफर दैट इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट द वाटर। ट्रांसमिट टू वाटर क्या है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होगी। द ईज विद विच द वाटर फ्लो थ्रू अ पोरस मीडियम। किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी बताओ। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये हो नहीं सकता। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इसी पार्ट को कहते हैं। पोरोसिटी ये नहीं हो सकती। पोरोसिटी हमें बताती है कैपेसिटी टू होल्ड। ठीक है। ट्रांसमिसिविटी बताती है कि कितना ट्रांसमिट होगा। ठीक है ना? लेकिन वहां स्लोप का जिक्र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये तीनों हट गए, तो आंसर हो गया हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। सो द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। क्लियर है सबको? जल्दी बता दो भाई। चलो जी आगे चलो। आप लोगों को ये पढ़ा हुआ था इसीलिए क्लियर भी होना चाहिए था। हमने मेंशन कर भी दिया है यहाँ पे, जिसको थोड़ा डाउट आ रहा हो कि थ्योरेटिकल टर्म में जब हम बात करेंगे, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली वाटर कैन पास थ्रू द सॉइल और रॉक, एंड हाई वैल्यू इंडिकेट द परमिएबल मटेरियल थ्रू विच कैन इजीली, एंड लो वैल्यू इंडिकेट द material is less permeable. Hydraulic conductivity is typically given in the symbol K and has the unit of velocity for express meter per second or meter per day. जो हमने पढ़ा है कि K की वो यूनिट होती है जो डार्सी वेलोसिटी की होती है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय K इज इक्वल टू V। ट्रांसमिसिविटी आपको पता है, द रेट एट विच द ग्राउंड वाटर फ्लो हॉरिजॉन्टली थ्रू एन एक्विफर। यहाँ पे स्लोप का जिक्र नहीं होता, यही फर्क है सिर्फ दोनों में। ट्रांसमिसिविटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी में सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पे कभी स्लोप मेंशन नहीं होगा। ट्रांसमिसिविटी किसी भी तरह के सरफेस से हो सकती है, क्योंकि पानी को चलना है, सिर्फ स्लोप नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो ये एक मेजर फर्क है दोनों में। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो अवतार ले लिया आपकी किताब की लाइनों ने सीधा। ये आपका क्लाइमेट चेंज से सीधा क्वेश्चन लिया गया आपकी बुकलेट से, मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट है। आपके पन्ने हैं ये बुकलेट के। ठीक है, अब उसने पता नहीं हमारी बुकलेट सामने रखी, मुझे नहीं समझ में आता। क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये आपकी बुकलेट के पेजेस हैं, जो ऐसे के ऐसे उसने लिख दिए हैं उठा के वहां पे। अगर आप जाएं दोबारा और क्लाइमेट चेंज वाला यूनिट जो है उसको देखें, ठीक है ना? तो ये वही डायरेक्ट पूछे गए हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या कहता है, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताओ। पहला, ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज नॉट कंप्लीटली इफेक्टिव इन शील्डिंग अस फ्रॉम यूवीबी। बिल्कुल सही बात है। यूवी बी का कुछ पार्ट और ए का पार्ट नीचे आता है। ओनली यूवी सी इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। एग्री? सबको एग्री करेंगे इस पे? यूवी बी को टोटली 100% नहीं ब्लॉक कर पाती है ओजोन, खाली यूवी सी को कर पाती है। अर्थ के सरफेस पे जो भी आता है उसमें 99% तो यूवी ए होता है, पर 1% यूवी बी भी होता है। क्लियर है? ये बात क्लियर है? सबको समझ में आई? जल्दी बताओ, आगे आ जाओ। यूवीए इज बायोलॉजिकली लीस्ट हार्मफुल। ये भी सबको पता है, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा हार्मफुल यूवी सी है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए है। ये भी आपकी लाइन लिखी हुई है आपकी बुकलेट के अंदर। तीसरी लाइन पे आ जाओ। ठीक है, तीसरी लाइन पे आप आ जाओ। तीसरी लाइन को पकड़ लेते हैं। क्या कहता है? चैपमैन मैकेनिज्म डील्स विद द ओनली ओजोन फॉर्मेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। गलत बात। जन्म मृत्यु का लेना देना। ठीक है, चैपमैन जी का कहना कहना, इन्होंने क्या कहा था कि जो स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन बनती है और डिस्ट्रॉय होती है, उस पूरे मैकेनिज्म को चैपमैन मैकेनिज्म कहते हैं। सिर्फ फॉर्मेशन नहीं होगा, जो आया है उसको जाना भी है इस दर्द से, वो रह नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? चैपमैन मैकेनिज्म डील्स विद फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर रादर देन ओनली फॉर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। इसको तो साइड रख लो कि ये गलत है। दोनों चीजें होती हैं, फॉर्मेशन भी और डिस्ट्रक्शन भी, जब पढ़ाया गया मैकेनिज्म आपको। नेक्स्ट, सनस्क्रीन लोशंस ईदर रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब सनस्क्रीन यूवी बी एंड ए। ये भी बिल्कुल बात सही है, जो आएगा उसी तो रोकेंगे। मैंने वहां पे आपको पढ़ाया भी था। जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, इट इज द एबिलिटी टू ब्लॉक द यूवी बी, और ए को तो वो रोक ही लेगा। ठीक है, जो भी आप लगाते हो, लैक्टो कैलामाइन लोशन, SPF 40 50, जो भी, वो सब
रोकने के पैरामीटर है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखिए फटाफट जरा ध्यान से। यूवीबी हेल्प इन डिसोसिएशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इन स्ट्रेटोस्फीयर, बिल्कुल सही बात है। बर्बाद करने के लिए बी और बनाने के लिए सी, बी फॉर बॉम्ब, बी फॉर बर्बाद। तो यूवीबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन व्हाइल यूवीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो जब ये जब पांच स्टेटमेंट पढ़ी तो पांच में से चार सही मिली, ए सही, बी सही, डी सही, ई सही। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा टू, स्टोरी ओवर। तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर टू, क्योंकि उसने पूछा था करेक्ट बता दो कौन सी है। तो ए बी डी ई इज द करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है सबको कैसे देखना पड़ता है? देख लो, सिर्फ एक वर्ड हटाया उसने। अगर वो लिख देता फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन तो ये स्टेटमेंट सी भी सही हो जाता। ठीक है, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड भी आपको जो है गड़बड़ करा सकता है। ठीक है ना? तो ए बी डी ई इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। हालांकि हमने सारा इसका सपोर्टिंग मसाला नीचे रख दिया। देखिए, ये पूरा चैपमैन मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है क्योंकि लोगों को शायद ये गलत फहमी है कि सिर्फ बनता बनता है चैपमैन में। ठीक है, चैपमैन साइकिल जो है, स्ट्रेटोस्फीयर इज एन द स्ट्रेटोस्फीयर इज एन कांस्टेंट साइकिल विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन विद अल्ट्रावायलेट रेज। This process is considered as cycle because it's constant conversion between the different molecule of oxygen. The ozone layer is created when ultraviolet react with the oxygen molecule to create the ozone and atomic। ये पूरा आपका हो गया। ठीक है, ओजोन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो दोनों चीजें होती है चैपमैन साइकिल में, एक चीज नहीं होती है जो इसने लिखा हुआ था भाई साहब ने कि सिर्फ बनेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो धरती पे आया है उसकी मृत्यु तो निश्चिंत है, डेथ इज सर्टन। ठीक है, कोई भी इमोर्टल नहीं है, समझ रहे हो? ना तो हम कोई ममीज हैं और ना कोई जादू है। तो हम लोगों का तो लाइफ स्पैन 60-70 साल का है। ठीक है, अब आगे आगे पोल्यूशन बढ़ेगा तो हो सकता है 50 साल का वजह, कोई कोई साहब 40 में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो यही नेचर में भी लगता है कि जो ओजोन बनी है उसको ब्रेक डाउन तो होना ही है। तो ये लाइन ने आपका क्वेश्चन बना दिया, बस यही था इसके अंदर और कुछ नहीं था। आगे चलो, ये सब स्कोरिंग क्वेश्चन है। आ हा, ऐसे क्वेश्चन को तो मैं 100 रुपए का नोट घुमा के जेब में डाल लूं। जी नहीं बढ़ेगा नहीं, आप किसी प्लेनेट पे चले जाओ, ह्यूमन बीइंग सरवाइव ही नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन पे तो मैं 100 रुपए का नोट घुमा के जेब में डाल लूं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी की ऐसी लाइन आपकी बुकलेट के अंदर लिखी हुई है कि जो बीओडी होता है उसके लिए सूटेबल टेम्परेचर क्या है। तो सूटेबल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और 5 डेज। तो खत्म हो गई। ये तो वो वाले क्वेश्चन है जैसे कहते हैं ना, नजर उतारते हैं शादी के अंदर, शादी का सीजन चल रहा है, कि इसके ऊपर कुछ नोट वोट लगाओ और उसको उतार के दे दो ढोल वाले को या बैंड वाले को। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्या कहता है कि स्टैंडर्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है भाई? बीओडी है, बीओडी है। और बीओडी सबको पता है, बीओडी 5 क्या होता है? 5 डेज के लिए है। और कितने टेम्परेचर पे डिटरमाइन करते हो? 20 डिग्री पे। अब इसको भी बताना पड़ेगा क्या? 20 डिग्री सेल्सियस, ये तो आपको ट्वेल्थ का बच्चा दे देगा आंसर। ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ट्वेल्थ क्लास की। तो इस क्वेश्चन को तो उठा के आप नोट लगा के जेब में डाल लो। स्कोर बढ़ाने वाले क्वेश्चन है, इनको मत छोड़ो भाई। इनको छोड़ोगे तो अपना जेआरएफ तोड़ोगे। तो आंसर आ गया 20 डिग्री सेल्सियस फॉर आफ्टर 5 डेज। फार्मूले में लिखा है बीओडी 5 डेज इक्वल टू डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल डिवाइड बाय पी। तो ये तो आना चाहिए था। ये तो ट्वेल्थ क्लास में भी आजकल, ग्रेजुएशन में करवाते हैं, ट्वेल्थ में तो नहीं। ट्वेल्थ में एक्सपेरिमेंट नहीं है ये वाला। तो देखो मेंशन भी किया हमने, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखो, तुम लोग कहते हो ना कहाँ से आया है सर, कहाँ से आया है। इसीलिए मैं गिनवा रहा हूँ इस बार, और अब हर बार गिनवाया करूंगा। पहले लोग मुझसे कहाँ से आया है, अरे भाई तुम्हारी बुकलेट में से ही आया है, और कहाँ से आएगा? जो पढ़ा रहे हैं वही आया है। तो ड्यूरिंग 5 डेज ऑफ इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये बीओडी का स्टैंडर्ड पैरामीटर है। पेपर कोई मंगल ग्रह के लोग थोड़े बना रहे हैं, पेपर भी इंसान ही बना रहे हैं। ठीक है, और जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी इंसान है गलती से, वो भी मंगल ग्रह के नहीं है। तो आप उसको अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 51। और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है, जो अगला क्वेश्चन है 52, इस पे भी नोट घुमाओ और जेब में डाल लो। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है स्टैट्स का। ये कितनी बार आया मुझे ही नहीं पता, है ना? बिल्कुल गिरेगी, और क्या है।
बिल्कुल गिरेगी। वो कुछ इजी भी तो देगा ना भाई। देखो 60 क्वेश्चन तो आपके इजी होते हैं, आपको करेक्ट करने होते हैं 70। तो कायदे से देखा जाए आपको 10 ही क्वेश्चन ठीक करने हैं, और वो भी अगर आप ठीक नहीं कर रहे हो तो फिर आप, इसका मतलब कुछ पढ़े ही नहीं पिछले 6 महीने में। जी हाँ, इनक्यूबेटर एक होता है जिसमें आप टेम्परेचर, प्रेशर और शेकिंग को कंट्रोल कर सकते हो, जिसका पर्टिकुलरली नाम होता है बीओडी इनक्यूबेटर। लैब के अंदर अगर आपने कभी देखा हो अपनी इन्वायरमेंट साइंस के लैब में, बीओडी इनक्यूबेटर, उसके अंदर आप फ्लास्क में डालते हैं, फ्लास्क को शेक करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर उसमें कंट्रोल होता है। कोमल जी के लिए है जवाब। ठीक है। अरे आप पढ़ ही इतना चुके हो कि एनर्जी तो उसकी अपने आप गिर जाएगी, वो क्या पूछेगा आपसे, कुछ नहीं पूछ सकता, बहुत ज्यादा पढ़ लिया आपने। मैं बता दूं आपको, आपको लगेगा पेपर देख के ना कि ये पेपर कुछ पेपर नहीं है। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 52। जब मैडम ने आपको पढ़ाया होगा स्टैट, या मेरा भी जो पुराना कोर्स पढ़ा हुआ है उसमें भी जब हमने पढ़ाया, तो मेजर कौन कौन से हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ठीक है, मेजर ऑफ डेविएशन है, आइडियल रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं। ठीक है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो क्या करता, मैं तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को सबसे पहले पकड़ता, जो आप पढ़ाते हैं जिसमें मीन, आपका मोड, मीडियन आएगा, तो उसको मैं पहले पकड़ लेता। तो मैं कहता कि कितने पास पास है, तो सेंट्रल टेंडेंसी वाले तो पास पास। ठीक है। तो ए का 4। अब जैसे ही आपको ये मिल गया, आपको ये यकीन होना चाहिए कि मैं 100% श्योर हूं, मैं 100% श्योर हूं कि सेंट्रल टेंडेंसी डिग्री ऑफ क्लोजनेस को दिखाता है। तो A4 तो खाली एक ही ऑप्शन में है, उसको रंग दो, और फिर ये हो गया रंग दे बसंती इसका, बस खत्म, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म। आपको चारों ऑप्शन चेक ही नहीं करने। अगर आप किसी ऑप्शन पे 200% श्योर है, पर आप 200% श्योर होने चाहिए, ध्यान रखना। तो A4 तो खाली एक ही ऑप्शन में। बी आपका जो डिस्पर्शन है, ठीक है, डिस्पर्शन क्या दिखाता है कि डिग्री ऑफ स्प्रेड कितनी है, कितना फैला हुआ है, तो B1 हो गया आपका। ठीक है। सी जो आपका स्क्यूनेस है, ठीक है, वो 2 पे आ जाएगा। स्क्यूनेस है कि राइटली स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है, तो कितनी बार आ चुका है, टेल, है ना, है ना, लेफ्ट टेल्ड है, राइट टेल्ड है, पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है। और चौथा आपका है कर्टोसिस, ये पीकनेस बताएगा, लेप्टोकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक है, ठीक है, कैसा कर्टिक है। तो इस क्वेश्चन में था क्या, ये तो वैसे ही गिर जाएगा, इसमें क्या है भाई, कुछ नहीं है इसके, कुछ नहीं है, ये बेकार का क्वेश्चन है, इसको तो नोट घुमाओ जेब में डालो, सेम टाइप। ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई आपकी, तो आंसर हो गया 1। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ये तो बहुत पढ़ाती है मैडम भी, आपकी बहुत पढ़ाती है। ठीक है, ये तो पढ़ाया जाता है बार बार कि कौन क्या बताएगा, है ना। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 पे। इस पे भी नोट घुमाओ और जेब में डाल लो, ये भी आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है, मैं तो पढ़ाता हूं, जब मैंने इकोलॉजी पढ़ाई थी, सीओफाइट क्या होते हैं। ठीक है, ये सीओफाइट मैं पढ़ाता हूं, मुझे याद है। हेलियोफाइट्स क्या होते हैं, हेलोफाइट्स क्या होते हैं। तो ये तो नोट घुमाओ और जेब में डालो वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, है ना। हाँ, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, देखो मेरे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं टीचरों की माइंड को रीड करना जान गया हूँ 11-12 साल में। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछ रहा है, सीओफाइट्स क्या होते हैं, शेड लविंग प्लांट्स। तो ये तो आंसर हो गया नंबर 2, मैंने ऐसे ही बता दिया। सन लविंग प्लांट हेलियोफाइट्स, स्नो अडेप्टेड प्लांट क्रायोफाइट्स, डेजर्ट अडेप्टेड प्लांट जीरोफाइट। यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा शेड अडेप्टेड प्लांट का, सीओफाइट्स। तो इसका आंसर तो हो गया सीओफाइट्स। ये भी आपका परम प्रिय क्वेश्चन होना चाहिए था, शेयर अडेप्टेड प्लांट्स। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आप बहुत आसानी से इसको ठीक कर सकते थे। फिर भी हम देख लेते हैं नीचे कौन कौन से और क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। स्वाइल में से लिया गया है, मैं ये पढ़ाता हूँ टेबल के साथ। क्योंकि आप पढ़े, अगर प्रॉपर नहीं पढ़ोगे ना, तब तो गोल हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये याद नहीं आता आपने पढ़ा क्या है, आपको सोचना है कि मैंने ये कहाँ पढ़ा है। जब तक आप उनको कनेक्ट नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। आपने पढ़ा है वो, आप क्योंकि सोच नहीं पाते कि आपने कहाँ पढ़ा है। ठीक है, आप सोचोगे तभी तो आपको भी इजी लगेगा वहां बैठ के। देखो, प्लांट ग्रोइंग इन ब्राइटर लाइट कॉल्ड हेलियोफाइट्स, प्लांट ग्रोइंग इन पार्शियल शेडेड और द लो लाइट आर कॉल्ड सीओफाइट्स, प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्टेड एरिया इज कॉल्ड जीरोफाइट, प्लांट ग्रोइंग इन कोल्ड कंडीशन आर कॉल्ड साइक्रोफाइट्स। ये 4 तरह के प्लांट आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है सबको? 53 क्लियर है, जल्दी बताओ। 53 क्लियर है?
अरे आसान ही आता है, आप लोगों को बस पीसफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। पेपर टफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं 12 साल से सबसे यही कह रहा हूँ, कोई मानता ही नहीं। ठीक है? मुझे अपने एमएससी में यकीन हो गया था, ठीक है? कि इसमें कुछ है नहीं पेपर के अंदर, ठीक है? तभी तो मैं उतरा मैदान में कि मैं बता सकता हूँ लोगों को कि ये कैसे घूमेगा, ठीक है? इसमें चक्री कैसे घूमनी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी है ना, कि चक्री कैसे घूमेगी इसमें। तो ये कुछ है नहीं इसके अंदर, आपको बस ये है कि प्रॉपरली आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और जो आपको पढ़ाया जाता है उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, रिवाइज़ करके जाना है। ऐसे नहीं कि मुँह उठाया और पहुँच गए, ठीक है? क्योंकि 60-70 क्वेश्चन तो ईज़ी आते हैं, सिर्फ़ लड़ाई है उन 10-12 क्वेश्चनों की जो थोड़े से माइंड अप्लाइकेबल होते हैं। जैसे अभी आपने वो देखा था जो आपका वुड वाला आया था क्वेश्चन, ठीक है? अब ये वाली बात इसको भी कह दो दुनिया वालों से कि ये किताब से आया है और ये नाइट्रोजन साइकिल से आया है और नाइट्रोजन साइकिल मैंने ही पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि डीनाइट्रिफिकेशन तो सूडोमोनास करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन सूडोमोनास करते हैं। आपको अच्छे से पढ़ाया गया नाइट्रोजन साइकिल 5 स्टेप पूरे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है? फिर उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन, यूटिलाइजेशन बाय प्लांट, डीनाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन 5 स्टेप हैं। आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ है और ये सवाल उसने वहीं से उतार दिया और क्या पूछा 54 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अरे सूडोमोनास भाई, नाम ही लिख दिया। हाँ, सूडोमोनास, ठीक है? सूडोमोनास, ठीक है ना? तो ठीक है? तो सूडोमोनास इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम बाकियों की डिटेल देख लेते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, व्हिच इज सूडोमोनास। बताओ क्या था इस पेपर के अंदर, आप लोग ऐसे ही घबराते रहते हैं। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली मैंने लिखा है, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। इस बार लोग बार-बार पूछते हैं कहाँ से आया, तो आपको पता हो और आप बुकलेट खोल के चेक करो बकायदा। द क्वेश्चन इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम बुकलेट 2 टॉपिक इकोलॉजी अंडर नाइट्रोजन साइकिल। मैं तो लिख के दूँगा कि हम बता रहे हैं कहाँ से आ रहा है। ठीक है? जिसको नहीं लिखना वो ना लिखे, मैं तो बताऊँगा आपको कि मटेरियल में कहाँ से आया है। ठीक है? आप खोल के देखिएगा, नाइट्रोजन साइकिल जहाँ लिखी है वहाँ लिखा हुआ है, सूडोमोनास इज़ द करेक्ट आंसर। बाकियों को देख लेते हैं, बाकियों में मेरा काम है। राइज़ोबियम आपको पता है, इट इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है? लेग हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है, ठीक है? ये तो आपको पता है, सॉइल बैक्टीरियम है ना? एज़ोस्पिरिलम लाइपोफेरम, ये क्या है भैया? इसको ज़रा थोड़ा-सा पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको कभी भूले-भटके मिल जाए, ठीक है ना? Azospirillum lipoferrum is a species of microaerophilic gram-negative rod-shaped nitrogen-fixing bacteria. ये भी नाइट्रोजन फिक्सर है। They are currently most notable for the ability to enhance the success of certain agricultural plant produce such as maize, rice and wheat. तो इनका खूब यूज हो रहा है एजोस्पिरिलम लाइपोफिलिलम का, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके इन प्लांट की, ठीक है? ये ध्यान रखना है। और इसमें एक और वर्ड है नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोकोकस, तो आपको पता है नाइट्रिफिकेशन में यूज होते हैं, उसको तो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोसोमोनाज नाइट्रोकोकस तो आपको पता ही है ना? तो उसका हम मेंशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको समझने के बाद ही आप कर सकते थे, बिना समझे करोगे तो चोट खा जाओगे इसमें। और ये कहीं ना कहीं इकोलॉजी और रिवोल्यूशन का क्वेश्चन है। इकोलॉजी और रिवोल्यूशन में एक थ्योरी दी जाती है आपकी, मैं बता देता हूँ क्या थ्योरी दी जाती है ना? थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, जिसको कहते हैं कि आप क्या हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ट्रेड ऑफ्स की ट्रेड ऑफ, कुछ नुकसान करवा लो कुछ फायदा करने के लिए, ठीक है? ट्रेड ऑफ वाला एक कहानी होती है वहां पे, वो मैं पहले आपको पढ़ाता हूँ कि कहानी क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन में ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है, ठीक है? कि ट्रेड ऑफ क्या है, ठीक है? लाइफ हिस्ट्री के लिए ट्रेड ऑफ आप करना चाहिए कि नहीं करना। जैसे होता है ना कि थोड़ी सी, चलो यहाँ पे मतलब जो है किसी का ऑर्डर सुन लो ड्यूरिंग द पीएचडी, सुपरवाइजर का जो कहे वो कर दो, आगे जाके इसका कुछ लाभ मिलेगा, लाभ मिलता भी है भाई, ठीक है? हम भी अगर अपने पीएचडी के दिन याद करें तो इतने सुगम नहीं थे, सुपरवाइजर ने जो कहा कर दिया। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ स्पीशीज इज द पैटर्न ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इवेंट्स टिपिकली फॉर मेंबर ऑफ द स्पीशीज essentially in its life cycle. Life history pattern evolved by natural selection and they represent an optimization of trade-offs
बिटवीन ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन की। 50 रुपए दिए हैं, कितने रुपए ग्रोथ पे खर्च करोगे, कितने सर्वाइवल पे और कितने रिप्रोडक्शन पे। घर वालों ने आपको 50 रुपए दे दिए, कहा बेटा ऐसा है 50 रुपए में तुम्हें खाना भी है, तुम्हें यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जाना है और फिर रात को वापस भी आना है। अब तुम कहाँ कितना खर्च करते हो तुम्हारे ऊपर है। ऐसे ही आपको जो रिसोर्स मिले हैं ड्यूरिंग द लाइफ, नेचर कहता है यू डिसाइड, यू ऑप्टिमाइज, यू ट्रेड ऑफ। ठीक है, किस पे कितना खर्चा होना है, ग्रोथ पे क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंस है उस समय ग्रोथ की, सर्वाइवल पे क्या कर सकते हो, रिप्रोडक्शन पे क्या कर सकते हो। तो नेचर कहती है मैंने आपको रिसोर्स दे दिए, नाउ यू डिसाइड वेदर यू वांट टू स्पेंड हाउ मच। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी को घर से 50 लाख रुपए मिले मदर फादर से जब वो बच्चा पैदा हुआ, और उसे कहा गया आप डिसाइड करो कि आप पढ़ाई पे कितना खर्चा करोगे, शादी में कितना खर्च करोगे, बैंक में कितना रखोगे। तो यही है कहानी। वन ट्रेड ऑफ इज बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि कितने मैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करूं, इसमें कितनी ज्यादा एनर्जी लगती है कितनी कम लगती है, तो मैं डिसाइड करूंगा। तो बोथ फिजिकल रिसोर्सेज एंड पेरेंटल केयर, कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कम बच्चे होंगे तो कम ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो पुट इनटू ईच ऑफस्प्रिंग, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। टाइमिंग ऑफ द फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज अनदर ट्रेड ऑफ, कि कब करें, जब सूटेबल हो। अर्ली रिप्रोडक्शन लोअर्स द चांसेस ऑफ डाइंग, ठीक है, without offspring, lowers the chances of dying without offspring, but late reproduction may allow organism to have more healthier offspring। ऐसा होता है ना कि कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए किसी 16 ईयर या 18 ईयर को प्रेगनेंसी हो रही है, तो उसको चांसेस कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो सकता है, ठीक है, टू प्रोवाइड बेटर केयर। या जल्दी अगर छोटे बचपन में किसी को बच्चे हो जाते हैं तो वो ध्यान नहीं रख पाते उतना, क्योंकि वो बेचारे खुद ही मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर नहीं होते। उनको लगता है यार अभी तो हमारी शादी हुई थी, अभी हमें बच्चे मिल गए संभालने को, ठीक है। तो मेंबर ऑफ सम स्पीशीज रिप्रोड्यूस ओनली वन सीमल पैरिटी, जिसको कहते हैं ना एक बार जिंदगी में रिप्रोडक्शन, वाइल मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज कैन प्रोड्यूस मल्टीपल टाइम, जिसको कहते हैं इंटेरोपैरिटी, अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक तो ये ट्रेड ऑफ हुआ, है ना। तो दूसरा ट्रेड ऑफ क्या होता है, ये भी देख लो। एक ट्रेड ऑफ तो हमने ये पढ़ लिया कि ऐसा होता है जी, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। हाँ, लाइफ हिस्ट्री का ये दूसरा देख लो। और दो ट्रेड ऑफ पढ़ते ही आपके समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री है, स्ट्रैटेजीज एंड नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे भी कुछ मैंने मेंशन किया, बीच का मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि वो सेम ही है, ऑलमोस्ट रिपीटेड ही है वो जैसा ऊपर वाला है, ठीक है। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट टू ग्रो, मेंटेन देयर बॉडी एंड रिप्रोड्यूस। चार फंक्शन है, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे आया है, जो भी प्लांट आया है, उसके लिए चार फंक्शन है नेचर ने डिसाइड किए, ठीक है। इन नेचर दीज रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड सप्लाई। अब रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो है नहीं, ठीक है, सबके पापा अंबानी तो है नहीं, लिमिटेड पैसा है। एंड देयर इज ऑफन कंपटीशन फॉर एक्सेस टू देम, कंपटीशन भी है, ठीक है। जैसे मान लो कोई प्लांट है, उसके पास सनलाइट और मिनरल के लिए कंपटीशन है, और प्लांट और फूड रिसोर्सेज ऑफ द एनिमल्स, ये हो गया। दस ईच ऑर्गेनिज्म विल हैव नॉन इनफाइनाइट रिसोर्सेज, जो हमने पढ़ी थी ना कर्व, आर स्ट्रैटेजिस्ट और के स्ट्रैटेजिस्ट, कि इनफाइनाइट तो नहीं है भाई, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इसके ऊपर या कुछ और आ जाएगा। टू डिवाइड अमंग एक्टिविटीज लाइक कि ग्रोथ पे कितना खर्चा करूं, बॉडी की मेंटेनेंस पे कितना करूं और रिप्रोडक्शन पे कितना करूं, वही सवाल आ गया। व्हाट डज इट मीन फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू एलोकेट इट्स लिमिटेड रिसोर्स? Well, in this context, from an evolutionary standpoint, it means that the resources are distributed among the potential activities. जो खर्चा होगा वो कुछ कुछ कामों में होगा। जैसे आप देखते हो ना, हिंदुस्तान में एक बच्चा हो या कोई बच्ची हो, या ठीक है किसी का बेटा हो या बेटी हो, कहाँ कहाँ खर्चा होता है जब वो पैदा होता है, उसकी स्कूलिंग पे, उसकी शादी में, जब उनके बच्चे होते हैं तब, उनको घर लेना होता है तब, गाड़ी लेनी होती है तब। ये कुछ 10 एक्टिविटी ऐसी है जहाँ पे मेजर पैसा खर्च होता है। तो यही नेचर कहता है कि आप डिसाइड करो आप कहाँ करोगे। तो ग्रोथ में हो रहा है, मेंटेनेंस में हो रहा है, रिप्रोडक्शन में हो रहा है, तीन जगह हो रहा है। इन वेनी वे दैट मैक्सिमाइज द फिटनेस, अगर आप देख ठीक ठाक से करते हो तो आपकी फिटनेस उसमें बनी रहेगी। फिटनेस कहने का मतलब है कि सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा रहेंगे। द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग द ऑर्गेनिज्म लीव इन द नेक्स्ट जनरेशन, कितने अगली जनरेशन में जाएं, organism with inherited traits that cause them to distribute their resources in more effectively way will tend to leave more offspring than organism lacking these traits। तो कहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है causing the trait to increase the population over generation by natural selection, क्योंकि नेचर में वही सरवाइव करेगा जो फिट होगा, ठीक है। और ये कैसे डिसाइड होगा कि आपने अपने रिजर्व बचा के रखे हैं कि नहीं रखे हैं। मान लो किसी को एक बच्चा था,
माता पिता उसको 1 करोड़ दे के गए हैं, ठीक है। किसी के 10 बच्चे से 10-10 लाख रुपए हिस्से में आए, 10 लाख रुपए तो 2 साल में उड़ा देगा वो, तो उसके सर्वाइवल की दिक्कत होगी, ठीक है ना? तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि ट्रेड ऑफ मैं कैसा करूं, कैसा लेन देन करूं, ठीक है। और यही चीज इस पे मेंशन की गई है, that results in the species life history strategy, collection of life history trait, number of offspring, timing, reproduction, amount of parental care, ठीक है, that are well adapted for their role in the environment, and the optimal life history strategy may be different for each species depending on the trait, environment and other constant. तो ये बड़ा अच्छा लिखा है आर्टिकल, यहाँ पे जो मेंशन हमने उठाई है इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छे से इसने मेंशन किया, एग्जाम्पल भी लिए हैं 1-2, वो आप पढ़ सकते हैं। मैनी ऑफस्प्रिंग का कि लो इन्वेस्टमेंट होती है, पेरेंटल केयर लेकिन ज्यादा बढ़ जाती है, आपको ज्यादा करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, अब आपको समझ में आ गया कि भाई ट्रेड ऑफ क्या है, ठीक है, ट्रेड ऑफ जो है क्या है और कैसे नेचर उसको सेलेक्ट करता है नेचुरल ट्रेड ऑफ को, देखते हैं इसको ध्यान से। क्या कहेगा ट्रेड ऑफ में, देखो भैया क्वेश्चन को देखो ध्यान से, अब तो कुछ है नहीं इसमें क्योंकि ये इकोलॉजी एवोल्यूशन में 55 कहता है, द स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीशीज, जो स्पीशीज स्ट्रेस टॉलरेंट कर सकती है, स्ट्रेस कैसी भी हो सकती है, आ, ये सनलाइट की स्ट्रेस हो सकती है, ये सॉल्ट की स्ट्रेस हो सकती है, पीएच की हो सकती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की हो सकती है, ठीक है, ये मतलब एनिमल्स के लिए भी स्ट्रेस हो सकती है, फूड का स्कैरसिटी स्ट्रेस हो सकती है, टेम्परेचर स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस हो सकती है। शैल हैव द फॉलोइंग लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी, ठीक है, द स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीशीज शैल हैव द फॉलोइंग लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी, क्या क्या होना चाहिए उसके पास अगर आपको स्ट्रेस को टॉलरेट करना है, ठीक है ना? तो शूट मॉर्फोलॉजी डेंस कैनोपी, अरे बड़े बड़े पत्ते करोगे तो रिसोर्स ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, ऑलरेडी आपके पास स्ट्रेस है, क्यों पत्ते बढ़ाने में खर्चा कर रहे हो, पत्ते को हटाओ, पत्ते नहीं बढ़ा सकता मैं डेंस कैनोपी नहीं बना सकता, मेरे पास उतना चांसेस नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा होता है कि शैम्पू से ही नहा, अरे शैम्पू से कहाँ नहाऊं, 15 रुपए जेब में पड़े हैं, उसमें तो लाइफ बॉय का छोटा वाला साबुन आएगा, उससे नहाओ। तो शूट मॉर्फोलॉजी बढ़ाने पे मैं खर्चा नहीं कर सकता, ऑलरेडी लाइफ में स्ट्रेस है। अब मान लो कोई नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, उससे कहो कि चल भाई सुबह ये वाली मूवी देखेंगे एनिमल, शाम को ये देखेंगे, रात को ये देखेंगे, वो तो कहेगा मेरा तो हो गया जेआरएफ यहीं बैठ के सिनेमा में, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। उससे कहोगे फ्लावरिंग करो, मोनोकार्पिक एनुअल, एक बार, भाई क्यों करें, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं क्यों फ्लावर करूं, मैं क्यों रिप्रोड्यूस करूं, मेरे को नहीं करना, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं, आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ चाइल्ड एट दैट दिस टाइम, 2 लाख रुपए लगेंगे डिलीवरी में, भाई है ही नहीं अभी जेब में, तो वाई शुड आई गो फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। तीसरा आ जाओ, रिप्रोडक्टिव एफर्ट स्मॉल, ये ठीक है मेरे लिए, मैं कम एफर्ट लगाऊं रिप्रोडक्शन पे, मेरे पास रिसोर्स नहीं है भैया, मैं नहीं कर रहा अभी रिप्रोड्यूस, पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से रिप्रोड्यूस करूं, ठीक है। बच्चा होगा, उसकी देख रेख करनी है, उसका फंक्शन भी करना पड़ेगा कुछ, उसका स्कूल चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो स्मॉल एफर्ट लगाएंगे हम रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आगे कहते हैं आपसे, ग्रोथ रेट रैपिड, ग्रोथ रेट रैपिड कैसे हो सकती है जब खाने को तो जेब में नहीं है, वो कैसे फिर पहलवान बन जाएगा, फटाफट से एकदम ग्रो हो जाएगा, वो तो स्लो ग्रो करेगा क्योंकि उसका रिसोर्स ही नहीं है, स्ट्रेस है ना, उसको तो स्ट्रेस को टॉलरेट करना है, तो वो तो धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसकी स्लो होगी ग्रोथ रेट, तो ये भी कट गया, उसकी ग्रोथ रेट तो स्लो होगी, रैपिड नहीं हो सकती, ठीक है। लास्ट में चलिए, क्या कहता है, रिसोर्स एलोकेशन टू सीड प्रोडक्शन इज स्मॉल, ये बिल्कुल ठीक है कि कम खर्चा करूंगा क्योंकि मेरे पास खर्चे के लिए पैसे ही नहीं है, तो वो तो स्मॉल एफर्ट ही अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक ही बात कर रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब होता है कि सीड के पास आप कितना फूड पहुंचा रहे हो, कितने सीड हम बनाए, ठीक है, कितने सीड हम बनाए, है ना, वो अलग चीज है। रिप्रोडक्शन एफर्ट कहने का मतलब ये है कि क्या मैं इस समय अपने पोलन ग्रेन और पिस्टिल को राइट पोजीशन पे ले जाके शेड ऑफ करा सकता हूँ या नहीं करा सकता हूँ, फर्क होता है ये किरण जी, ठीक है। तो आंसर हो गया यहाँ पे आपका सी और ई,
तो सी और ई तो एक ही चॉइस में है भैया, चॉइस नंबर 3। सी और ई एक ही चॉइस में है, चॉइस नंबर 3। तो छोटा रिप्रोडक्शन एफर्ट लगाऊंगा और कम रिसोर्स एलोकेट करूंगा, क्योंकि मेरे पास जिम में पैसा ही नहीं है। जब जेआरएफ हो जाएगा तब पैसा आएगा, तब बात करियो भाई, कितनी मूवी देखनी है एक हफ्ते में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल फ्री का काम है, स्टीर स्टोर करके रख सकते हैं, सही बात है। लेकिन ये प्लांट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि प्लांट अपने रिसोर्स एलोकेशन कम करेगा सीड के पास, ठीक है। ये हमारी बात नहीं कर रहा है ना, ये प्लांट की बात कर रहा है ना। प्लांट को एलोकेट करने, हमें एलोकेट नहीं करने, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलो, अगर बात बन जाए तो। आ हा 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 हा, बिल्कुल सही बात। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है इसमें, वैसे ओवर सैचुरेशन वाला केस है और ये मेंशन भी है बहुत जगहों पे। ठीक है, गैस बबल डिजीज क्या होती है? ठीक है, गैस बबल डिजीज कुछ नहीं होती है, कोई डिजीज नहीं होती। इट इज एक्सेस ऑफ डीओ। जब भी आपके ड्रिंकिंग वाटर में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन सैचुरेशन आ जाए, दैट विल क्रिएट इशू। ठीक है, इसको देखते हैं हम फटाफट से, पहले हम पढ़ते हैं इसको कि गैस बबल डिजीज क्या है, क्योंकि ये भी एक तरह का नया आविष्कार है। पहले गैस बबल डिजीज का क्वेश्चन कभी देखा आगे नहीं गया, तो इसको मैं नया क्वेश्चन डिक्लेयर करूंगा बच्चों के लिहाज से। ठीक है, मैं अपने लिहाज से नहीं कर रहा, मैंने तो बहुत सारे एग्जामों में देखा गैस बबल डिजीज का क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट के लिहाज से एट द लेवल ऑफ एनटीए दिस वाज आस्क्ड फर्स्ट टाइम। क्या होता है इसको देखो, अच्छे से पढ़ो इसको, यू नेवर नो, क्या पता है फिर से घुमा दे कोई वेंगरी मथाई टाइप। गैस बबल डिजीज इज अ नॉन इन्फेक्शियस एनवायरमेंटली फिजिकली इंड्यूस्ड ट्रॉमा is caused by an increase in the DO और डिजोल्व गैस प्रेशर अबव द एम्बिएंट एयर प्रेशर। सुपर सैचुरेशन जिसको आप कहते हो ना, जरूरत से ज्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन हो जाए। फ्रीक्वेंटली द कॉज इज एन इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन स्पेशली इन स्प्रिंग और ग्राउंड वाटर। तो जो आपके जमीन से आप पानी निकालते हो या झरनों में जो पानी होता है, उसमें इशू देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन की डिसोल्यूशन बढ़ जाती है। ऑल फिश स्पीशीज एज वेल एज एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट आर ससेप्टेबल, उनको दिक्कत होती है इससे, फिश को, फ्रॉग्स को। ठीक है, और जो एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट है, फिश स्पीशीज एंड एज ग्रुप्स आर डिफरेंट, सेंसिटिव, स्विम अप, फ्राई इन इंजर्ड। The disease may occur in chronic form to approximately 103% and an acute form about 110 and 15% total gas pressure. फिश स्पेशली फ्राई, ये तो एक बात कर ली हमने किस किस में होता है ना। एक्चुअली में ये क्या है, अगर कई लोगों ने इसको और कैसे लिखा है मैं बता देता हूँ आपको, जो आपको पता होना चाहिए चीजें यहाँ पे। गैस बबल डिजीज, a disease of fish that are exposed to water super saturated with natural gases like oxygen, CO2 और nitrogen। अगर किसी भी वाटर के अंदर CO2, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, उसमें जो फिश रहेंगे उन्हें इश्यू होगा। बबल ऑफ द गैस में फॉर्म in the eyes, skin, gills, and fins. It become prominent whenever there is a change in temperature, pressure, environment, aquatic turbulence, and disturbance in biotic metabolism. Thus, gas bubble disease result in oversaturation of nitrogen gas। तो ये आप एक बार पढ़ेंगे क्या क्या इंपैक्ट होता है, ये सॉल्युबिलिटी बढ़ती और घटती कैसे है। तो आप प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर बढ़ाएंगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो प्रेशर में क्या है, द डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द एनवायरमेंट विल कॉज द सुपर सैचुरेशन वाटर। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, इन्वायरमेंट का प्रेशर अगर कम होगा, ठीक है, वो बढ़ाएगा आपकी डिसोल्यूशन को। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का प्रेशर कम होगा तो वाटर बॉडी का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, उससे क्या होगा, आपका जो सुपर सैचुरेशन होगी वहां पे। ठीक है ना। और इजी लैंग्वेज, इसमें ऐसी कुछ लैंग्वेज नहीं है, इसमें बिल्कुल ये ध्यान रखो कि अगर किसी पानी में जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है ऑक्सीजन की, उससे ज्यादा हो जाएगी, उसको गैस बबल डिजीज कहते हैं। ठीक है कोमल शर्मा, जितनी जरूरत थी पानी में उससे ज्यादा हो गई। टेम्परेचर को देखें तो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट विल कॉज द सुपर सैचुरेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर एनवायरमेंट का बढ़ेगा, वाटर बॉडी का कम होगा तो डिजोल्व होगी। सैलिनिटी की बात करें, एन इंक्रीज इन द सैलिनिटी ऑफ द वाटर में कॉज सुपर सैचुरेशन। सैलिनिटी बढ़ेगी तो बढ़ेगा, है ना।
और क्या कॉज हो सकते हैं? अदर नेचुरल कॉजेज ऑफ गैस बबल डिजीज, द गैस सैचुरेशन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन in the natural water. Resources due to increasing nitrogen concentration in the ground, river, and the lake of the supersaturation of water caused by the cascade of waterfalls. When the water fall into the pool, it is forcing the nitrogen into the water of the pool. तो ये कुछ कुछ रीजन है जिन वजह से बढ़ता है, पर मेन चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि गैस बबल डिजीज कब होती है। गैस बबल डिजीज तब होती है जब एक्सेस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन आपकी वाटर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अबाउट द गैस बबल डिजीज, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, क्या कहता है? गैस बबल डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो बस सीधा सा है कि ओवर सैचुरेशन से होगा, तो आप चॉइस नंबर 2 को पकड़ लेंगे, एक्सेस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यहाँ पे जल्दी बता दो भाई। एक्सेस डिजोल्व ऑक्सीजन इन ड्रिंकिंग वाटर, क्लियर है? पंद्रह से ज्यादा होते ही है, 15, 16, 16 हो जाए, 17 हो जाए, 20 हो जाए, कुछ भी इससे ज्यादा। ठीक है किरण, इससे ज्यादा कुछ भी। सो विद दिस वी विल स्टॉप हियर। हमारे 56 क्वेश्चन हो गए हैं अभी, और होपफुली अगले 2 या 3 दिन में हम इसको खत्म कर लेंगे, अगर मैं 16 क्वेश्चन का भी एवरेज लगाऊं। आज एग्जैक्टली हमने 16 या 17 क्वेश्चन किए, तो 16 क्वेश्चन का भी एवरेज लगाऊं तो 48 बैठते हैं उससे, जबकि हमें करने सिर्फ 44 ही है। बट आप इसको अटेंड करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा, आपका माइंड खुलेगा कि सॉल्यूशन को जल्दी से डाइजेस्ट कैसे करना है। और बाकी के सारे भी मैंने रिकॉर्ड में डाले हुए हैं, आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आपके लिए है, ये इंडिया में किसी के पास और है नहीं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये बेट लगा सकता हूँ, डिटेल डेप्थ में कोई लिखता ही नहीं है। आप कोई नहीं ऐसा दिखाएंगे जिसने 154 पेज का सिलेक्टेड सॉल्यूशन लिखा हो पेपर 2 का, और 50 पेज का लिखा हो पेपर 1 का, या 60 पेज का। मुझे कोई नहीं मिला पिछले 11 सालों में। और यही डिफरेंस है कि we emphasize on depth and the quality and other just on the numbers. So I would request कि आप उसको करो, पढ़ो, आपको एज चाहिए, एज मिलेगा। और 2018 से लेके 23 तक के सारे सॉल्यूशन आप अच्छे से पढ़ें, पेपर करें। अरे भैया, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर बॉडी का कम होगा, आप लैंग्वेज तो पढ़ो। वो जो आपको बताया था वो कहाँ का टेम्परेचर बताया था? वाटर बॉडी का बताया था। यहाँ देखो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट सराउंडिंग का विल कॉज द सुपर सैचुरेशन ऑफ वाटर। द सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर बॉडी का कम होगा ना, तो ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगी। हाँ, वाटर बॉडी का टेम्परेचर अगर कम होता है तो ज्यादा डिजोल्व होगी। ये लिखा गया है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तब। ठीक है, वर्ड्स को बड़े ध्यान से पढ़ा करो, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत कर बैठोगे। ठीक है जी, चलिए। With this, I will stop here. You have another class with Sumit sir at 9:30. Be there. Don't take paper 1 lightly. बहुत इंपॉर्टेंस है पेपर 1 का, रिवाइज करो अच्छे से उसको जरूर। ठीक है, 35 क्वेश्चन हमें हर हाल में वहां टच करने ही है। ठीक है, विदाउट दैट द स्टोरी इज इनकम्प्लीट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। दिस क्लास विल बी अवेलेबल ऑन द क्लाउड फॉर द रिवीजन पर्पस। टेक केयर, गुड नाइट।